हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मध्य प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुरैना से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चंबल नदी के टापू में कुछ यात्रियों के फंसे होने की सूचना मिल रही है। करौली माता के दर्शन करके सभी यात्री लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि 24 से ज्यादा यात्री अभी भी इस टापू में फंसे हुए हैं। वहीं टापू में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारी पुलिस बल वहां पर तैनात है, मौके पर मौजूद है। वहीं टेंड्रा थाना इलाके का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको मुरैना से दे रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चंबल नदी के टापू में कुछ यात्री फंसे हुए हैं। करौली माता के दर्शन कर ये सभी वापस लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि इस वक्त भी टापू में करीब 24 यात्रियों के फंसे होने की खबर मिल रही है। हालांकि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन इन यात्रियों को वहां से निकालने के लिए तैनात किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। हालांकि अंधेरा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। टापू में 24 से ज्यादा यात्रियों के फंसे होने की सूचना है। तो चंबल नदी के टापू में कुछ यात्री फंसे हैं। बताया जा रहा है कि करौली माता के दर्शन करने के लिए सभी यात्री गए हुए थे और वहां से वापस लौट रहे थे और उसके बाद 24 से ज्यादा यात्री टापू में फंसे हुए हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त उन 24 यात्रियों को बाहर निकालने के लिए चलाया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि 24 से ज्यादा यात्री अभी भी टापू में फंसे हुए हैं। हालांकि पुलिस बल वहां पर तैनात है, प्रशासन की टीम मुस्तैद है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र तोमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, इस वक्त स्थिति क्या है? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और कितना वक्त लग जाएगा इसमें? बिल्कुल, साफ तौर से देखा जाए तो ये पूरा टेट्रा थाना इलाके का, जो टेट्रा का चंबल नदी का इलाका है, उसका पूरा मामला है। और ये सभी यात्री राजस्थान से करौली माता मंदिर के दर्शन कर सभी लोग वापसी हो रहे थे। क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ लोग स्टीमर खराब हो गया, तो जैसे ही चंबल के पानी का बहाव जब तेज हुआ तो लोगों ने टेट्रा थाना प्रभारी को सूचना दी और वो जो स्टीमर है उसको भी सही कराया गया, जिससे धीरे धीरे करके कुछ लोगों को निकाला गया है। अभी भी 20 से 25 लोग वहाँ फंसे हुए हैं, उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अंधेरा हो चुका है, इसलिए काफी कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पुलिस पूरी तरह से वहां पहुंच गई है और पुलिस के ही सहयोग से इन लोगों को निकाला जा रहा है। इसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को भी दी गई है। उसके बाद हालांकि अभी SDM और तहसीलदार भी मौके पर पहुंच गए हैं, लेकिन पुलिस लगातार जिस तरीके से निकालने का काम कर रही है, कम से कम 200 लोगों को बाहर निकाला गया है और अभी 25 से 30 लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। स्टीमर के सहयोग से सभी लोग निकाले जा रहे हैं। बाकी जितने लोग निकाले गए सभी सकुशल हैं और जो फंसे हुए हैं उनसे भी लगातार पुलिस की वहाँ बात की जा रही है और पुलिस उनको भी स्टीमर के माध्यम से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जी सत्येंद्र, जिस तरह से मौसम विभाग का भी अनुमान है, भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है, इस वक्त वहां पर मौसम की स्थिति क्या है? और रेस्क्यू ऑपरेशन में क्योंकि काफी रात भी हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, तो इसकी वजह से कुछ दिक्कतों का भी सामना क्या करना पड़ रहा है? बिल्कुल, साफ तौर से जिस तरीके से चंबल नदी में जैसे ही पानी का अचानक बहाव आया है, हालांकि प्रशासन को साफ तौर से इसकी अलर्ट होने की सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन इस तरीके की प्रशासन की तरफ से कोई सूचना भी नहीं दी गई थी। और लगातार देखा जाए तो कल से 24 घंटे होने को जा रहे हैं और लगातार बारिश हो रही है। अगर ऊपर इलाकों की बात की जाए, चाहे मंदसौर हो या सीपुर या सोपुर के जो इलाके हैं जहाँ से चंबल नदी का पूरा वो रहता है, तो वहाँ से भी जब लगातार बारिश हो रही है तो पानी का कहीं ना कहीं चंबल नदी में बहाव आ रहा है और पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए प्रशासन को भी अलर्ट जारी करना चाहिए थे। जिस तरीके से वो यात्री उधर से राजस्थान की तरफ से आ रहे हैं, या तो उन्हें राजस्थान की सरकार से बात करके उनको वहाँ राजस्थान में ही रोकना चाहिए था या उनकी कोई व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। लेकिन जब वो लोग इधर आ गए हैं तो साफ तौर से देखा जाए जिस तरीके से उनको निकाला जा रहा है, रेस्क्यू में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अंधेरा है, लाइट की वहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन पुलिस के पास जो संसाधन है उनसे लाइट की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं और लोगों को धीरे धीरे करके निकालने का काम भी किया जा रहा है। जी
सत्येंद्र, आपके माध्यम से ये भी समझना चाहेंगे कि जिस टापू में ये सभी यात्री जो फंसे हुए हैं, उस टापू के बारे में बताएगा कि किस तरह का वो टापू है, जो लोग फंसे हैं कितनी देर से वहां पर फंसे हैं और किस तरह के इंतजाम इस वक्त वहां पर हैं लोगों के लिए। नहीं, बिल्कुल साफ तौर से देखा जाए, जैसे ही चूंकि टापू था, लोग वहां पर खड़े हुए थे, अचानक पानी जिस तरीके से तेज बहाव में आया, वो एक सबसे बड़ा कारण निकल कर आ रहा है। हालांकि लोगों ने उस टापू पर खड़े होकर अपनी जान बचाई और तत्काल जो थाना प्रभारी है जयदीप भदौरिया, टेटरा थाना प्रभारी, उनको लोगों ने जो लोग फंसे हुए थे उनके द्वारा सूचना की तत्परता से वो वहां पर पहुंचे। हालांकि स्टीमर जो था वो खराब हो गया था, फिर उसको भी सही कराया गया और स्टीमर जब सही हो गया था तो उसके माध्यम से धीरे धीरे लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। पुलिस के सहयोग से लगातार उन लोगों को अभी भी निकाला जा रहा है। हालांकि काफी परेशानी, स्टीमर जो चालक है उनको भी काफी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और पुलिस के जवान भी उस स्टीमर में विधिवत उन लोगों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जी सत्येंद्र, अगर वक्त की बात करें तो लगभग कितने घंटे और लग जाएंगे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से जैसे ही सूचना मिली है तो 8 साढ़े 8 बजे का ये पूरा मामला है। अभी एक से सवा घंटा वहां पर हो गया है, लेकिन हालांकि अभी आधे से 1 घंटा और लग सकता है जब सभी लोगों को सकुशल निकाला जाएगा और उसके बाद ये लोग सभी अपने घरों पर पहुंच जाए तो कम से कम ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस पूरे रेस्क्यू में जो 1 से 2 घंटे लगे हुए हैं और अभी भी आधा 1 घंटा लगने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। जी चलिए सत्येंद्र, इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुरैना में एक टापू में कुछ यात्री फंसे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। अंधेरा हो चुका है, इसलिए थोड़ी परेशानी जरूर है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिस तरह के हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, लगभग 2 घंटे का समय इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी और लगेगा। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे उपचुनाव के दंगल की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी लगातार रणनीति बना रही है और इसी कड़ी में बीजेपी ने अब दीपक से कमल नया प्लान तैयार किया है। भोपाल में आज बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में इस प्लान को अमली जामा पहनाने का खाका तैयार किया गया। इसके तहत बीजेपी 21 अक्टूबर को उपचुनाव वाले सभी 3067 बूथों पर जल संघ को स्थापना दिवस मनाएगी। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनकी थीम दीपक से कमल या फिर जनसंघ से भाजपा होगी। जनसंघ का चुनाव चिन्ह कभी दीपक हुआ करता था, जबकि बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास भी तय किए गए हैं। इधर बीजेपी ने जोबट से कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाते हुए महेश पटेल की चुनाव आयोग से शिकायत की। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल की शिकायत की है। महेश पटेल पर आरोप लगाया गया है कि जोबट में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की कोशिश हो रही है। महेश पटेल का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग से महेश पटेल पर निगरानी के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग रखी है। जो जोबट से कांग्रेस के प्रत्याशी है, जिनका आपराधिक बैकग्राउंड है, उनके द्वारा लगातार वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जा रही है। निर्वाचन आयोग में शिकायत की है और उस संबंध में भी हम लोगों का निवेदन था कि इसमें शीघ्र कार्रवाई हो या फिर चुनाव आयोग की तरफ से कोई पर्यवेक्षक उनके साथ पूरे समय रहे। एमपी के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह पर महिला प्रत्याशी के साथ अनैतिक व्यवहार का आरोप लगा है। दरअसल रैगांव विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की चुनावी सभा में मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसे महिला कांग्रेस ने आपत्तिजनक बताया और प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के सामने मंत्री का पुतला जलाया। महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष कंसाना ने बताया कि बीजेपी के संस्कारों को मंत्री ने शरेआम कर दिया है, जो बीजेपी नेत्री का ही नहीं बल्कि महिलाओं का अपमान है। वहीं कांग्रेस ने सीएम शिवराज से मंत्री को पद से हटाने की मांग भी की। और यहाँ पे उजागर होता है कि भाजपा का चाल चरित चेहरा कैसा है महिलाओं के प्रति। यहाँ पे माननीय जो वहाँ के मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी जो महिला के साथ बर्ताव करते स्पष्ट तौर पे दिखे जा रहे हैं। अगर मानवीयता है, अगर महिलाओं के प्रति संवेदनाएं हैं, अगर महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तुरंत उनका इस्तीफा लेना चाहिए।
मध्य प्रदेश में उपचुनाव का माहौल है और ऐसे में नेताओं की हर मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चाएं तब और बढ़ जाती हैं जब कोई विपक्ष का नेता किसी मंत्री से मुलाकात करे। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह की मुलाकात हुई। नरोत्तम के निवास पर सज्जन सिंह वर्मा ने करीब आधे घंटे तक चर्चा की। हालांकि दोनों ही नेताओं ने इस मुलाकात को सौजन्य भेंट बताया है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्म हो चुका है। प्रदेश के गृह मंत्री मुख्यमंत्री के बाद सेकंड नंबर का पद होता है। अब मुख्यमंत्री तो कई विषयों पे रिजर्व हो जाते हैं, पर नरोत्तम भाई मित्रता भी निभाते हैं और जो काम क्षेत्र के हैं, प्रदेश से संबंधित है, उन्हें निभाने में कभी कंजूसी भी नहीं करते। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मी के बीच फिर से आरक्षण का मुद्दा गरमा रहा है। अब सामान्य वर्ग आरक्षण के लिए सभी अनारक्षित वर्गों को एक मंच पर लाने की तैयारी कर रहा है। राजपूत महासंगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि आरक्षण के नाम पर योग्यता का गला घोंटा जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि समानता के भाव से आरक्षण का प्रावधान किया जाए। लिहाजा सामान्य वर्ग और अनारक्षित वर्ग के तमाम संगठनों को एक मंच पर लाया जाएगा, ताकि इन वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जा सके। कर्मचारी संगठन ने भी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण के प्रावधान की पैरवी की है। इसके साथ ही इसके लिए आंदोलन खड़ा करने की बात भी उन्होंने कही। अनारक्षित वर्गों के संगठनों से चर्चाएं भी शुरू कर दी गई है। जल्द ही भोपाल में एक बड़ा सम्मेलन भी किया जाएगा। जहां भारत की योग्यता के साथ, जहां भारत के मजबूत आर्थिक उत्थान के साथ, जहां प्रशासनिक और राजनीतिक गड़बड़ियों में लोग क्या बता नहीं रहे हैं कि ये योग्यता के साथ कंप्रोमाइज हो रहा है, इसलिए ये चीज है, तो क्या आरक्षण के खिलाफ किसके मन में भाव नहीं है? जो कमजोर है, जो पीछे रह गया है, वह किस धर्म से है, किस वर्ग से है, किस जाति से है, ये कोई मायने नहीं रखता है। असली बात तो ये है कि यदि पीछे छूट गया है तो उसे हमें आगे लाने के उपाय अवश्य करना चाहिए, और जहाँ तक योग्यता की बात है, इसे कुचलना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मी के बीच आज भोपाल में ओबीसी महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पिछड़े वर्ग की समस्याओं से लेकर आरक्षण और शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी को लेकर विचार मंथन हुआ। ओबीसी वर्ग के अलग अलग संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि जातिगत जनगणना के आधार पर ओबीसी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। इसके अलावा शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी ओबीसी आरक्षण को लेकर गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। महापंचायत में यह ऐलान किया गया है कि जब तक ओबीसी वर्ग की मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक बीजेपी को वोट नहीं दिया जाएगा। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह भी कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने ओबीसी संगठनों के पदाधिकारियों से चर्चा की। कुछ विषयों में इन्होंने होल्ड किया है 13%, जबकि माननीय न्यायालय द्वारा कोई ऐसी रोक नहीं है इम्प्लीमेंटेशन पे। तो इसमें लगभग 600-700 बच्चे प्रभावित हो रहे हैं पिछड़ा वर्ग के। तो वो जो पद हैं 13%, उनको याचिका के निर्णयाधीन करते हुए उनकी नियुक्ति पत्र जारी करने का प्रमुख मुद्दा है। ये करीब 28,000 शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। शिक्षक चयनित हुए, सूची जो है शासन को सौंप दी गई। तो 3 वर्ष लगभग हो गए, सूची पूरी जारी, अभी तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए थे। कुछ दिन पूर्व जारी हुए, जिसमें ओबीसी के जो चयनित शिक्षक हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रीवा जिले के देवतालाब विधानसभा क्षेत्र की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए 7 दिन की साइकिल यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक होगी। वही विधानसभा अध्यक्ष इस दौरान करीब 72 गाँवों का दौरा भी करेंगे और हर गाँव में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर फीडबैक लेंगे। साथ ही लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश होगी। गिरीश गौतम ने कहा कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। वहीं यात्रा के जरिए लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठा सकें। यात्रा के समापन पर देवतालाब स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। आर्थिक तंगी से जूझ रही मध्य प्रदेश सरकार अब खनिज से अपना खजाना भरने की कोशिश कर रही है और इसलिए अब अगले 2 महीनों में 60 से ज्यादा खदानों के लिए निविदाएं जारी की जाएंगी। इनमें 14 रेत खदानें शामिल हैं, जिनकी निविदाएं अगले महीने जारी हो सकती हैं। दरअसल इनमें अलीराजपुर की खदान भी शामिल है और अलीराजपुर जिले की जोबट विधानसभा सीट पर उपचुनाव है।
ऐसे में नीलामी में देरी भी हो रही है। वहीं खदानों की नीलामी जिला स्तर पर कलेक्टर की देखरेख में होगी, लेकिन निविदाएं राज्य स्तर से जारी होंगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में 14 रेत खदान, 11 मुख्य खनिज और 400 से अधिक गौण खनिज खदानों की नीलामी होनी है। मध्य प्रदेश में रेत के खनन का अवैध कारोबार सालों से जारी है। सरकार के लाख दावों और कोशिशों के बावजूद इस पर लगाम नहीं लग रही। ग्वालियर और चंबल बॉर्डर पर चंबल नदी से रेत का अवैध खनन लगातार जारी है। यह माफियाओं के गुंडे टेंट लगाकर बकायदा निगरानी भी करते हैं ताकि कोई रोक टोक करने के लिए न आए। हमारे संवाददाता ने जोखिम उठाकर मौके का जायजा लिया। देखिए इस रिपोर्ट में। रेत के अवैध खनन का खेल जारी, नदियों का सीना छलनी कर रहे माफिया। ग्वालियर दतिया बॉर्डर पर खनन का कारोबार, क्या पुलिस पर है माफिया भारी? मध्य प्रदेश में सरकार लाख दावे कर ली, लेकिन तस्वीरें उन दावों को खोखला साबित करती हैं। नदियों का सीना छलनी कर माफिया रेत का अवैध खनन करने में लगे हैं। ये तस्वीरें ग्वालियर दतिया बॉर्डर की हैं, जहां सिंध नदी के लिथौरा घाट पर मशीनों से रेत निकाली जा रही है। कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये लॉन्च नदी है, यानी कि ग्वालियर जिले की और दतिया सीमा को जोड़ती है। आप देखेंगे कि वहां पर किस तरह से अवैध उत्खनन है वो जेसीबी मशीन के द्वारा किया जा रहा है। वो हिटैची है, वो काम कर रही है, वहां पर डंपर लगे हुए हैं। लगातार यहाँ से जो नदियों को जो सीना छलनी करने का काम है वो लगातार रेत का अवैध उत्खनन करके किया जा रहा है। और ये एक रोज का काम नहीं है, बल्कि लगातार यहाँ से ट्रॉलियां हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, वो निकाली जा रही है। रेत की ट्रैक्टर ट्रॉलियां निकाली जा रही है और आप देख रहे हैं कि वो किस तरह से जो मशीन है, जेसीबी मशीन काम कर रही है। वो दूसरी ओर आप देखेंगे कि वो डंपर से वहां से रेत भरने का काम है वो किया जा रहा है। इन खनन के खलनायकों को न पुलिस का खौफ है, न ही प्रशासन का डर। ये किसी को कुछ नहीं समझते। इतना ही नहीं, अवैध कारोबार पर कोई सवाल न खड़ा करे, इसलिए बाकायदा टेंट लगाकर इसकी निगरानी की जा रही है। जहां डंडों और हथियारों से लैस इनके गुंडे मौजूद रहते हैं। नदियों से रेत निकालने का जो काम है, अवैध रेत निकालने का जो काम है, बदस्तूर जारी है। डंपर लगे हुए हैं और उनके जो लठैत है, यानी कि जो खनन माफियों के लठैत है, बंदूकधारी लोग हैं, वो वहां पर बैठे हुए हैं। शायद हमारे को निगरानी भी कर रहे हो। आप देख रहे होंगे कि एक लाल झोपड़िया जो बनी हुई है, एक टेंट लगा हुआ है, वहां पर उनके लोग रहते हैं, निगाह रखते हैं कि कौन उनको अवैध रेत उत्खनन करते हुए देख रहा है। अगर कोई उनको पता चलता है कि अवैध उत्खनन करते हुए देख रहे हैं तो उन पर वो कार्रवाई भी करते हैं, यानी कि पकड़ लेते हैं। मारपीट की जैसी घटनाएं आपने सुनी होंगी। इन तमाम खतरों के बावजूद हमारी टीम मौके पर पहुंची ताकि शासन प्रशासन की आंखें खुले। आए दिन यहां पुलिस और वन विभाग के लोगों पर हमले होते हैं। खनन माफियाओं ने कई लोगों को अपना निशाना भी बनाया। ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है ताकि खनन के खेल पर लगाम लगाई जा सके और नदियों का सीना छलनी ना हो। सवाल इस बात का है कि अवैध उत्खनन चंबल में हो या फिर ग्वालियर जिले की अन्य नदियों में हो, सिंध नदी में हो, पार्वती नदी में हो, वो कब तक रुक पाता है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। जबलपुर का नानाजी देशमुख वेटनरी कॉलेज देश का पहला ऐसा सेंटर बन गया है जहां पर विकलांग जानवरों के लिए आर्टिफिशियल पैर बनाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 2 करोड़ 17 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं, जिससे आर्टिफिशियल लिम्स बनाने के काम में अब तेजी लाई जाएगी। वहीं कॉलेज में पदस्थ डॉक्टर शोभा जावरे को इस प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया है, जिनकी अगुवाई में कुछ गायों को कृत्रिम पैर लगाए गए हैं और अब शहडोल के धेनु सेवा संस्थान में रह रही 4 विकलांग गायों के कृत्रिम पैर बनाने का काम यहां पर चल रहा है। जैसे ही पशु का पैर कट रहा है, उसके 1 माह के अंदर अगर हम उसको पैर को लगा देते हैं, पशु मालिक भी हमारा उसमें सहयोग करता है, गाय को प्रैक्टिस कराता है जैसे कि ह्यूमन को किया जाता है, तो हमें उसका सफलता इसमें मिले। हमारी कोशिश है कि जितने भी जानवर जो हैं जिनके पैर कट जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं किसी कारणवश, तो उनका हम ह्यूमन की तरह ही आर्टिफिशियल हाथ और पैर जिस तरह से लगते हैं ताकि वो भी अपना जीवन जो है सुचारू रूप से जिए। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के चलते मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। मंदसौर जिले में भी शनिवार से बारिश हो रही है, जिससे जिले में बारिश का औसत 33 इंच को पार कर 37.72 इंच हो गया है। बारिश से गांधी सागर बांध का वाटर लेवल 1312 फीट पर पहुंच चुका है। बांध की क्षमता 1313 फीट है। वहीं बांध का एक स्लूज गेट खोला गया है। बांध के कैचमेंट एरिया में 25,000 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड की आवक हो रही है, जबकि इतनी ही मात्रा में बांध से पानी छोड़ा भी जा रहा है।
मनोरम दृश्य देखिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।